हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शो कॉज नोटिस की इस सीरीज में एक बार आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 73 और 74 में जो शो कॉज नोटिस इशू किए जाते हैं। इशू करने के लिए कौन-कौन सी कंडीशंस हैं। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1, सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के अंदर कौन-कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनके होने पर ही शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 73 और 74 जो सीजीएसटी एक्ट के अंदर बताए हुए हैं, इनके अंदर मेजर सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस सिर्फ 2 या 3 जगह है। वो डिफरेंसेस हैं पेनल्टी की परसेंटेज में, वो डिफरेंसेस हैं टाइम लिमिट के, और वो डिफरेंसेस कहां-कहां पर होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी सारी इनकी कॉमन बातें हैं। सेक्शन 73 करेंगे, फिर सेक्शन 74 के भी प्रोविजन साथ साथ करेंगे। इसके बाद हम सेक्शन 75 करेंगे जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स कुछ बताए गए हैं कि जिनको फॉलो करते हुए आप सेक्शन 73 और 74 के अंदर शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो ट्रिगर पॉइंट्स जो इन सेक्शंस में दिए हुए हैं जिनके होने पर शो कॉज नोटिस जारी किया जा सकता है, वो है टैक्सेस नॉट पेड, टैक्सेस शॉर्ट पेड, या फिर टैक्सेस का गलत तरीके से रिफंड ले लिया, और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। सेक्शन 16 की कंडीशंस को पूरा ना करते हुए आपने आईटीसी अवेल कर लिया, या ट्रांजिशनल क्रेडिट जब ट्रांजिशन हुआ था इनिशियली आपने गलत आईटीसी लिया। सेक्शन 17 में जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है उसको भी आप ले चुके हो तो वो गलत अवेलमेंट कहलाती है। पता लगने पर शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है कि क्यों ना हम इसको रिवर्स करें और आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड करें प्रॉपर ऑफिसर द्वारा। आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज अवेल करना मतलब क्रेडिट लेजर में ले जाना। क्रेडिट लेजर में ले जाकर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए आपने इसे यूज कर लिया, दैट इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है जो कि सेक्शन 49 में बताया गया है। रूल 36 सब रूल 4 में जो कंडीशंस बताई गई हैं कि लाइक जितना भी एलिजिबल क्रेडिट आ रहा है आप उसका 100% प्लस 5% का बफर और आप एक्स्ट्रा ले सकते हो मैक्सिमम एज ऑफ नाउ जो करंट सिचुएशन है। रूल 37 हमें बताता है कि अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करी तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। आपने रिवर्स नहीं करा विद इंटरेस्ट और उसको यूटिलाइज करके बैठ गए। रूल 88 ए हमें बताता है कि आपने सबसे पहले आईजीएसटी के इनपुट को यूटिलाइज करके खत्म करना है, उसके बाद आप सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट यूज करेंगे। तो और भी डिफरेंट प्रोविजंस हैं। यूटिलाइजेशन में अगर कहीं पे आपने गलती करी है तो उससे रिलेटेड नोटिस यहाँ पे आ सकता है। सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस आएगा बोनाफाइड केसेस में, मींस जहां पर कोई भी फ्रॉड की इंटेंशन नहीं है या मिस स्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है। अगर ऐसा है, फ्रॉड है, विलफुल मिस स्टेटमेंट है, विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, तो सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस जारी किया जा सकता है। ज्यादातर डिपार्टमेंट इसी सेक्शन के अंदर नोटिस इशू करते हैं बिकॉज यहाँ के अंदर वो पेनल्टी ज्यादा रिकवर कर सकते हैं। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्स्ट है। जब भी नोटिस आता है तो हमें जरूर चेक करना है कि वो सेक्शन 73(1) में इशू किया गया है या 74(1) में, क्योंकि दोनों की अलग अलग टाइम लिमिट है जिससे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो इसके अंदर सेक्शन 74 के अंदर सबसेक्शन 1 में जब नोटिस इशू किया जाता है तो उसके अंदर ये 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, जो भी हमने ऊपर ये ट्रिगर पॉइंट के डिफॉल्ट करे हैं, एक बार दोबारा से नजर मारें। टैक्सेस नॉट पेड, टैक्सेस शॉर्ट पेड मींस कम टैक्स पे करा या फिर हमने गलत टैक्स का रिफंड ले लिया। रिफंड हम जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अपने इनपुट का रिफंड लेते हैं। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के केस में, विद पेमेंट ऑफ टैक्स के केस के अंदर हम अपने आउटपुट टैक्स जो जमा कराया उसका रिफंड लेते हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के अंदर हम अपना आईटीसी का रिफंड लेते हैं। लेकिन अगर आपने गलत रिफंड क्लेम करा है तो वो ब्याज समेत आपको वापस करना पड़ सकता है और उस पर पेनल्टी भी
लग सकती है डिपेंडिंग अपॉन बोनाफाइड है या मालाफाइड केस है। आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, जैसा कि अभी मैंने डिस्कस करा। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपने फ्रॉड किया है, जानबूझकर किया है, डेलिब्रेटली करा है, गलत टैक्स जमा कराया, शॉर्ट टैक्स जमा कराया, या फिर इनपुट टैक्स जितना अवेलेबल है, जितने एलिजिबल है उससे ज्यादा आपने लिया है जानबूझकर, विद द इंटेंशन ऑफ द फ्रॉड, विद द इंटेंशन टू इवेड द टैक्सेस, तो सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 ट्रिगर होगा। इसी तरीके से अगर आपने कुछ मिस स्टेटमेंट दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, या फिर फैक्ट्स को छुपाया है, तो भी सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस जारी किया जाता है। तो ये जो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके काफी सारी जजमेंट्स हैं कि कब सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जाता है, कब सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं माना जाता। सेक्शन 74 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जहां पे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स का मतलब बताया गया है, जिसको समराइज वे में मैंने 2 पार्ट्स में बांटा है। नंबर 1, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। जो भी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन आपको डिक्लेयर करने हैं रिटर्न में, स्टेटमेंट में, रिपोर्ट में, या फिर अदर डॉक्यूमेंट, RSRO, रिटर्न, स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है। रिटर्न मींस लाइक 3B की रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, स्टेटमेंट लाइक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अदर रिपोर्ट्स जो मांगी जाती हैं, डॉक्यूमेंट जो डिपार्टमेंट में सबमिशन के लिए मांगे जाते हैं, लाइक कोई रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स जो है आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान जो जमा कराए हैं ऑनलाइन पोर्टल पे, और अदर केस जब भी प्रॉपर ऑफिसर कोई चीज मांगता है, आप डिपॉजिट करते हैं, लेकिन आपने वो गलत जमा कर दी, रिटर्न गलत भर दी, तो वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के अंदर कवर हो जाएगी। नंबर 2, नॉन रिस्पॉन्स टू पीओ। पीओ मींस प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर ने आपको कोई चीज आपसे डिमांड करी या समन इशू करा, आपको बुलाया, बट आप नहीं गए। जो भी चीज उन्होंने मांगी कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट्स दो, ये रिकॉर्ड्स दो, ये स्टॉक रजिस्टर दो, बट आप अपीयर ही नहीं हो रहे, उन्हें दे ही नहीं रहे, तो दिस इज नॉन रिस्पॉन्स टू पीओ। ये भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट के अंदर कवर होगा। तो जनरली फ्रेंड्स, ऐसा तो हमारे पास हमेशा ही होता है कि हम रिटर्न के अंदर गलती से फिगर्स गलत डल जाती हैं बाय मिस्टेक। इसी तरीके से जो भी स्टेटमेंट है उसमें भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है उसमें भी कुछ चीजें गलत जा सकती हैं। तो क्या वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट है? यस, वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि वो डेफिनेशन के अंदर कवर्ड है। बट द क्वेश्चन इज, क्या उस सप्रेशन ऑफ फैक्ट की वजह से सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के अंदर शो कॉज नोटिस इशू कर सकते हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज जब हम इसके लीगल लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट या फिर मिस स्टेटमेंट से पहले एक इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने यूज करा है, विलफुल। मींस जो भी ये मिस स्टेटमेंट हुई है वो डेलिब्रेटली हुई है, जानबूझकर करी है, with the intent to evade the tax, टैक्स को चुराने के लिए, छुपाने के लिए हमने ये जानबूझ के करा है। अगर ऐसा है तो सेक्शन 74(1) का नोटिस इशू होगा, और अगर ऐसा नहीं है, बाय मिस्टेक हमसे कोई शॉर्ट पेमेंट हुई है, बाय मिस्टेक कोई गलत आईटीसी ले लिया है, हमने आईटीसी लिया उसको रिवर्स नहीं करा, या फिर प्रॉपर ऑफिसर ने हमें बुलाया, बाय टाइमली हम नहीं जा पाए, या समटाइम्स हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे पास कोई नोटिस आया, तो उन सब सर्कमस्टेंसेस के अंदर सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, बट वो विलफुल नहीं है। तो विलफुल होना बहुत ही जरूरी है सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस जारी करने के लिए। अगर सप्रेशन ऑफ फैक्ट है, मिस स्टेटमेंट है, लेकिन विलफुल नहीं है, पर्पस उसका टैक्सेस इवेड करना नहीं है, तो सेक्शन 74(1) के अंदर नोटिस नहीं जारी किया जा सकता, एक्सटेंडेड टाइम की लिमिटेशन उसके अंदर नहीं मिलेगी। तो जब हम सेक्शन 74 की एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो वहां एक्सप्लेनेशन 2 जब भी आप लीगल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ध्यान रखना कि वहां पे सप्रेशन को डिफाइन करा है।
वो सप्रेशन अगर बोनाफाइड है तो सेक्शन 74 का नोटिस कभी भी इशू नहीं कर सकते, बट उनकी आदत है वो करते ही हैं। तो हमें इसी बात को प्रूव करना है कि ये सप्रेशन नहीं है। सप्रेशन है या नहीं है, इस बात की जिम्मेदारी प्रूव करना असेसिंग ऑफिसर के ऊपर है। जो प्रॉपर ऑफिसर है, ही हैज टू प्रूव, जिसे हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर है। वो प्रूव करेगा कि हमने सप्रेशन करा है। और ये काफी सारी जो जजमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इसके बारे में दी हुई हैं। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कुछ जो सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के टाइम में भी होती थी। सुप्रीम कोर्ट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उसने पुष्पम फार्मास्यूटिकल कंपनी के केस में ये देखा, पाया और ये हेल्ड करा कि विलफुल सप्रेशन का मतलब ओमिशन नहीं है कि कोई चीज भूल गए आप, टाइमली जमा कराना या कम जमा कराया। तो अगर वो बोनाफाइड है, जस्ट ओमिशन है, जस्ट नॉन पेमेंट है, लेकिन विलफुल नहीं है, तो आप एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट नहीं ले सकते। मींस प्रॉपर ऑफिसर ज्यादा लंबे समय तक नोटिस नहीं दे सकता। सेक्शन 73 के अंदर लिमिट, टाइम लिमिट कुछ और है, सेक्शन 74 के अंदर टाइम लिमिट कुछ और है। इसके अंदर जनरली 3 इयर्स तक डिमांड निकालनी होती है, इसमें 5 इयर्स तक डिमांड निकालनी होती है। और शो कॉज नोटिस इशू करने के लिए जो टाइम लिमिट है वो इनसे पहले है। तो क्या है वो टाइम लिमिट, क्या है वो पेनल्टीज, वो सारी बातें हम आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ ये सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो स्क्रीन पे हैं, सारी तो मैं आपके सामने नहीं करना, बट आप इनको पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट अगर आपके पास अगर कोई ऐसा केस आता है तो आप इनका रेफरेंस देकर सेक्शन 74 से निकल के सेक्शन 73 में जाने की कोशिश कर सकते हैं। सो दीज आर द केसेस। इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।